हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का यूपी पुलिस कांस्टेबल जीके क्लास में। ये है हमारा मॉडर्न हिस्ट्री का सेकंड पार्ट। आज की क्लास में हम मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो सब कंप्लीट करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। क्वेश्चन नंबर 115 इज, कौन से दो व्यक्तियों ने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर जनरल की भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए इज लॉर्ड माउंटबेटन और जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी इज लॉर्ड माउंटबेटन और राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन सी इज राजेंद्र प्रसाद और सी राजगोपालाचार्य। ऑप्शन डी इज लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचार्य। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, लॉर्ड माउंटबेटन और सी राजगोपालाचारी। लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और स्वतंत्र भारत के जो प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे वो थे चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन मार्च 1947 से जून 1948 ईस्वी तक हुए तथा स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य हुए। इन्होंने 1947 से 1950 तक किंग जॉर्ज सिक्स के प्रतिनिधि के रूप में भारत के गवर्नर के रूप में कार्य किया। नंबर 116 इज, निम्न में से किस स्वतंत्रता सेनानी के खिलाफ केंद्रीय विधानसभा बम मामला 1929 दायर किया गया था? ऑप्शन ए इज राजगुरु। ऑप्शन बी इज बटुकेश्वर दत्त। ऑप्शन सी इज सुखदेव। ऑप्शन डी इज चंद्रशेखर आजाद। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बटुकेश्वर दत्त। इनके साथ साथ भगत सिंह के खिलाफ भी केस दायर हुआ था और जब ये भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फेंके थे असेंबली में, उस टाइम पे असेंबली के अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल थे। पब्लिक सेफ्टी बिल पर बहस के दौरान 8 अप्रैल 1929 ईस्वी को भगत सिंह एवं बटुकेश्वर दत्त ने केंद्रीय असेंबली की खाली बेंचों पर बम फेंका। जिसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य किसी की हत्या करना नहीं था, बल्कि अपने उद्देश्य को सरकार एवं जनता तक पहुंचाना था। इन्होंने क्या कहा था? क्रांतिकारियों ने अपने पर्चे में कहा था कि उनका मकसद किसी की जान लेना नहीं, बल्कि बहरे कानों तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए है। उसी समय इन्होंने एक नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। नंबर 117 इज, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया था? ऑप्शन ए इज पिट्स इंडिया अधिनियम 1784। ऑप्शन बी इज भारत सरकार अधिनियम 1858। ऑप्शन सी इज 1813 का चार्टर अधिनियम। ऑप्शन डी इज 1853 का चार्टर अधिनियम। द राइट आंसर इज भारत सरकार अधिनियम 1858। इस अधिनियम की कुछ विशेषताएं थी। क्या क्या थी वो? भारत का शासन कंपनी से लेकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में सौंप दिया गया था। भारत में मंत्री पद की व्यवस्था की गई। तीसरा, 15 सदस्यों की भारत परिषद का सृजन हुआ। इसके अंदर 8 ब्रिटिश सरकार द्वारा एवं 7 सदस्य कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा इसमें शामिल किए गए इस भारत परिषद में। चौथा हुआ, भारतीय मामलों पर ब्रिटिश संसद का सीधा नियंत्रण स्थापित किया गया। पांचवा, मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया। छठा, इस अधिनियम के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। सातवां, भारत में शासन संचालन के लिए ब्रिटिश मंत्रिमंडल में एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति की गई। आठवां, भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया, अतः इस समय के गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय हुए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के परिसमापन और ब्रिटिश क्राउन को उसके कार्यों के हस्तांतरण के लिए भारत सरकार अधिनियम 1858 लाया गया था। इस अधिनियम के तहत 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया था। इस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर वायसराय कर दिया गया था। अंततः कंपनी शासन का अंत इस अधिनियम द्वारा कर दिया गया। जो महारानी विक्टोरिया थी, उनके द्वारा की गई उद्घोषणा में 1857 ईस्वी के विद्रोह का परिणाम और इस उद्घोषणा में यह विश्वास दिलाया गया कि भारतीय लोगों के साथ जाति, धर्म, रंग और प्रजाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसमें भारतीय राजाओं को भी यह विश्वास दिलाया गया कि उनकी प्रतिष्ठा, अधिकार और गरिमा का सम्मान किया जाएगा और उनके अधीन क्षेत्रों पर किसी तरह का अतिक्रमण नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 इज, किस वायसराय के दौर में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया? ऑप्शन ए इज लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन बी इज लॉर्ड मेयो। ऑप्शन सी इज लॉर्ड एलिगन। ऑप्शन डी इज लॉर्ड लॉरेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल थे और ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था ये।
इसके समय की सबसे महत्वपूर्ण घटना थी सन 1857 ईस्वी का ऐतिहासिक विद्रोह। इस विद्रोह के बाद प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत भारत का शासन कंपनी के हाथों से सीधे ब्रिटिश सरकार के नियंत्रण में ले लिया गया था। कैनिंग के समय ही 1861 में उच्च न्यायालय और अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार पुरानी सुप्रीम कोर्ट और सदर अदालतों को समाप्त कर दिया गया था तथा कलकत्ता, मद्रास तथा मुंबई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1866 में आगरा में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई, जिसे 1875 में इलाहाबाद स्थानांतरित कर दिया गया। कैनिंग के समय में ही 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम स्वतंत्र रूप से लागू हुआ था। इसी के काल में 1856 में पैतृक संपत्ति से संबंधित कानून बनाया गया। 1857 ईस्वी में कैनिंग के समय ही महालेखक परीक्षक पद का सृजन किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1858 ईस्वी के तहत मुगल सम्राट के पद को समाप्त कर दिया गया इसी के शासनकाल में, और इसी के शासनकाल में डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स यानी कि राज्य विलय की नीति को समाप्त कर दिया गया था। लॉर्ड मेयो, इसने मेयो कॉलेज की स्थापना की थी 1872 ईस्वी में, और कृषि विभाग की स्थापना भी इसी ने की थी 1872 ईस्वी में। ये भी इसकी हत्या किसने की थी? एक अफगान शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को इसकी चाकू मारकर हत्या कर दी थी। भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में ही हुई थी। लॉर्ड एलिगन ने वहाबी आंदोलन का दमन किया था। लॉर्ड लॉरेंस, इसने काल आयोग का गठन किया था। सन 1865 ईस्वी में इसके द्वारा भारत एवं यूरोप के बीच प्रथम समुद्री टेलीग्राफ सेवा शुरू की गई थी, और इसी के काल में उड़ीसा में, बुंदेलखंड और राजपुताना में भीषण अकाल पड़ा था। उड़ीसा में अकाल 1866 ईस्वी में पड़ा था, और बुंदेलखंड और राजपुताना में 1868 और 1859 ईस्वी में भीषण अकाल पड़ा था। वायसराय लॉर्ड कैनिंग के काल में उच्चतम न्यायालय और सदर न्यायालय का उच्च न्यायालय में विलय कर दिया गया। लॉर्ड कैनिंग के समय 1861 में उच्च न्यायालय अधिनियम बनाया गया, जिसके अनुसार 1774 में स्थापित उच्चतम न्यायालय और सदर अदालत को समाप्त कर दिया गया था तथा कलकत्ता, मद्रास तथा बम्बई में एक एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नंबर 119 इज 1953 से 1967 के मध्य जब सत्याग्रह आंदोलन ने छोटे किसानों को जोखिम उठाने के लिए प्रोत्साहित किया और निजी भूमि में किसानों ने प्रवेश करने के लिए, जिन पर भूमि के मालिकों का अधिकार था, जो स्वयं कृषि करने के लिए रुचि नहीं रखते थे और जो भोजन के लिए फसलों को उगाते थे, वह आंदोलन कौन सा था? ऑप्शन ए इज भूदान, ऑप्शन बी इज ग्राम सत्य, ऑप्शन सी इज पारदी, ऑप्शन डी इज ग्रामदान। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, भूदान। और भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? विनोबा भावे ने की थी। संत विनोबा भावे द्वारा सन 1991 में भूदान आंदोलन आरंभ किया गया। यह एक स्वैच्छिक भूमि सुधार आंदोलन था। 18 अप्रैल 1951 ईस्वी में आचार्य विनोबा भावे को जमीन का पहला दान तेलंगाना क्षेत्र में स्थित पोचमपल्ली गांव में मिला था। विनोबा जी पद यात्राएं करते और गांव-गांव जाकर बड़े भूस्वामियों से अपनी जमीन का कम से कम छठा हिस्सा भूदान के रूप में भूमिहीन किसानों के बीच बांटने के लिए देने का अनुरोध करते थे। क्वेश्चन नंबर 120 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के संदर्भ में कौन सा वक्तव्य सही है? ए, यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है। बी, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्ण संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ऑप्शन आर, ऑप्शन ए इज ए और बी दोनों, ऑप्शन बी इज केवल ए, ऑप्शन सी इज केवल बी, ऑप्शन डी इज ए और बी दोनों ही नहीं। राइट आंसर इज ऑप्शन ए और बी दोनों, दोनों ही सही है। यह यूनाइटेड किंगडम की संसद का एक अधिनियम है, और बी, इस अधिनियम का एक प्रमुख प्रावधान था ब्रिटिश भारत को 15 अगस्त 1947 से दो नए एवं पूर्ण संप्रभुता संपन्न अधिराज्य भारत एवं पाकिस्तान में विभाजित करना। ये दोनों के दोनों ही सही है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 में निम्नलिखित प्रावधान थे। इसमें भारत में ब्रिटिश राज्य समाप्त कर 15 अगस्त 1947 ईस्वी को स्वतंत्र और संप्रभु राष्ट्र घोषित कर दिया गया। इस अधिनियम में भारत का विभाजन कर दो स्वतंत्र डोमिनियनों संप्रभु राष्ट्र भारत और पाकिस्तान का सृजन किया गया, जिन्हें ब्रिटिश राष्ट्रमंडल से अलग होने की स्वतंत्रता थी। इस अधिनियम के द्वारा वायसराय का पद समाप्त कर दिया और इसके स्थान पर दोनों डोमिनियन राज्यों में गवर्नर जनरल का पद सृजित किया। चौथा, इस कानून ने ब्रिटेन में भारत मंत्री का पद समाप्त कर दिया। इसकी सभी शक्तियां राष्ट्रमंडल मामलों के राज्य सचिव को स्थानांतरित कर दी गई।
पांचवा, संविधान सभा का विधानमंडल के रूप में कार्य करना। जब तक संविधान सभाएं संविधान का निर्माण नहीं कर लेती, तब तक वे विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेंगी। नंबर 121 इज भारत छोड़ो आंदोलन की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए इज मैडम कामा, ऑप्शन बी इज अरुणा आसफ अली, ऑप्शन सी इज सुचेता कृपलानी, ऑप्शन डी इज सरोजनी नायडू। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, अरुणा आसफ अली। अरुणा आसफ अली भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। इन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ग्वालियर टैंक मैदान में राष्ट्रीय ध्वज फहराकर भारत छोड़ो आंदोलन के आगाज की सूचना दी। उनकी उपलब्धियों के कारण ही अरुणा आसफ अली को भारत छोड़ो आंदोलन की रानी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 122 इज ऐसा माना जाता है कि भूदान आंदोलन जब शुरू हुआ तब विनोबा भावे भूमिहीन हरिजनों की समस्याओं को संबोधित करने के लिए कौन से राज्य के गांव में पहुंचे थे? ऑप्शन ए इज महाराष्ट्र, ऑप्शन बी इज गुजरात, ऑप्शन सी इज तेलंगाना, ऑप्शन डी इज मध्य प्रदेश। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, गुजरात। विनोबा भावे का भूदान आंदोलन का विचार 1951 ईस्वी में उस समय आया जब वे आंध्र प्रदेश, वर्तमान में जिसे तेलंगाना राज्य कहा जाता है, के गांव में भ्रमण कर रहे थे। भूमिहीन अस्पृश्य लोगों या हरिजनों के एक समूह के लिए जमीन मुहैया कराने की अपील के जवाब में एक जमींदार ने उन्हें 1 एकड़ जमीन देने का प्रस्ताव किया। इसके बाद वह गांव-गांव घूमकर भूमिहीन लोगों के लिए भूमि का दान करने की अपील करने लगे और इन्होंने इस दान को गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत से संबंधित कार्य बताया। क्वेश्चन नंबर 123 इज विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित कौन सा घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था? ऑप्शन ए इज अटलांटिक घोषणा पत्र, ऑप्शन बी इज बर्न का गोल्डन घोषणा पत्र, ऑप्शन सी इज ब्रेस्ट घोषणा पत्र, ऑप्शन डी इज पोंगन घोषणा पत्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, अटलांटिक घोषणा पत्र। विंस्टन चर्चिल द्वारा घोषित अटलांटिक घोषणा पत्र भारत पर लागू नहीं किया गया था। अटलांटिक चार्टर ने एक ऐसे विश्व की आशा को अभिव्यक्त किया जहां सभी लोग भयमुक्त वातावरण में रह सके तथा निजीकरण एवं आर्थिक सहयोग के मार्ग की खोज कर सके। इस घोषणा के अंतर्गत एक स्वतंत्र विश्व के निर्माण हेतु कार्य करने का आह्वान किया गया। इस चार्टर को संयुक्त राष्ट्र के जन्म का सूचक माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 124 इज द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन ए इज लॉर्ड लिनलिथगो, ऑप्शन बी इज लॉर्ड इरविन, ऑप्शन सी इज लॉर्ड रेडिंग, ऑप्शन डी इज आर्थर वेलेस्ली। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए, लॉर्ड लिनलिथगो। इसके शासनकाल में ही भारत में पहली बार चुनाव कराए गए थे। इसके शासनकाल में ही 1943 ईस्वी में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा था। द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी से 1945 ईस्वी तक हुआ था। इस युद्ध में विश्व 2 भागों में बटा था, मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र। इस समय लॉर्ड लिनलिथगो 1936 ईस्वी से 1943 ईस्वी तक भारत के वायसराय थे। यह सबसे लंबे समय तक वायसराय रहे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान यहाँ ब्रिटिश उपस्थिति के विरोध का दमन किया। 1945 में विश्व युद्ध की समाप्ति के समय वायसराय लॉर्ड वेवेल थे। नंबर 125 इज निम्नलिखित में से किस राजनेता ने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए इज देवीलाल, ऑप्शन बी इज एम.जी. रामचंद्रन, ऑप्शन सी इज जयप्रकाश नारायण, ऑप्शन डी इज बीजू पटनायक। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता थे। इन्होंने 1970 में इंदिरा गांधी के विरुद्ध विपक्ष का नेतृत्व किया था। जयप्रकाश नारायण ने आचार्य नरेंद्र देव के साथ मिलकर 1948 में ऑल इंडिया कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना की। 1953 में कृषक मजदूर प्रजा पार्टियों के विलय में उन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई थी। भारत के स्वतंत्र होने के बाद उन्होंने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया और चुनावी राजनीति से अलग होकर भूमि सुधार के लिए विनोबा भावे के भूदान आंदोलन से जुड़ गए थे। क्वेश्चन नंबर 126 इज किस देश ने 1914 में जापानी स्टीमर कमागा टामरू के प्रवेश के लिए मना कर दिया था? ऑप्शन ए इज चीन, ऑप्शन बी इज संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन सी इज कनाडा, ऑप्शन डी इज भारत। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, कनाडा। 23 मई 1914 को जापानी जहाज कामागा टामरू जहाज सीधी यात्रा के बाद ब्रिटिश कोलंबिया कनाडा के वैंकूवर तट पर पहुंचा, जिसमें 351 यात्री थे। इन यात्रियों में अधिकतर सवार यात्री पंजाब और ब्रिटिश राज से थे। इन प्रवासियों को कनाडाई सरकार ने अपनी ज़मीन पर उतरने से रोक दिया और सिर्फ 24 लोगों को उतारकर बाकी को वापस भेज दिया। शेष यात्री कोलकाता के
बजबज बंदरगाह पर पहुंचने पर अंग्रेजों की फायरिंग का शिकार हो गए, जिसमें 22 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना ने आज़ादी की लहर को और तेज कर दिया था। क्वेश्चन नंबर 127 इज वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त पहले भारतीय कौन थे? ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ऑप्शन बी इज जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी इज वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन डी इज M.K. गांधी। राइट आंसर इज ऑप्शन ए सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे। सत्येंद्र प्रसाद बंगाल के एडवोकेट जनरल थे। वे पहले भारतीय थे जिन्होंने वायसराय की काउंसिलिंग में कानून सदस्य के रूप में प्रवेश करने का सम्मान प्राप्त किया। प्रथम महायुद्ध के बाद सिन्हा को लॉर्ड की उपाधि दी गई। नंबर 128 इज गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? ऑप्शन ए इज F.W. बाकुर, ऑप्शन बी इज स्पेंसर वाल्टन, ऑप्शन सी इज विलियम गॉडफ्रे, ऑप्शन डी इज C.F. एंड्रयूज। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी C.F. एंड्रयूज। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में C.F. एंड्रयूज ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत पहुंचे। इसीलिए 2003 से 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। नंबर 129 इज साल 1919 में किन की गिरफ्तारी पर लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए? ऑप्शन ए इज C.R. दास, ऑप्शन बी इज लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी इज डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू, ऑप्शन डी इज महात्मा गांधी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। क्यों हुआ था ये? जो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू थे, इनकी गिरफ्तारी के विरोध में हो रहा था ये। इसी वक्त क्या किया, जो जनरल डायर था उसने पूरी की पूरी जनसभा पर अंधाधुंध गोलियां चलवाई। सरकारी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 369 व्यक्ति मरे थे और कांग्रेस समिति की रिपोर्ट के अनुसार इसमें 1000 व्यक्ति मारे गए थे। इसमें इसका सहयोग एक भारतीय ने किया था जिसका नाम था हंसराज। जलियांवाला बाग पंजाब राज्य के अमृतसर जिले में स्थित है। यह स्थान चारों तरफ से दीवारों से घिरा था, जिसमें आने जाने का सिर्फ एक रास्ता था। यहाँ पर 2 स्थानीय लोकप्रिय नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विरोध में 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को वैशाखी के दिन इस सभा का आयोजन चल रहा था, जिस पर सैन्य अधिकारी जनरल डायर ने बिना किसी पूर्व सूचना के अंधाधुंध गोलियां चलवा दी थी। इसमें 369 व्यक्ति मारे गए थे तथा 1200 व्यक्ति घायल हुए थे। क्वेश्चन नंबर 130 इज भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक डैश प्रदेश था। ऑप्शन ए इज फ्रांसीसी, ऑप्शन बी इज पुर्तगाली, ऑप्शन सी इज डेनिश, ऑप्शन डी इज स्पेनिश। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी पुर्तगाली। भारतीय सेना द्वारा आज़ाद कराने से पहले गोवा एक पुर्तगाली प्रदेश था। 1961 ईस्वी में गोवा एवं दमन दीव को पुलिस कार्यवाही से तथा दादरा एवं नागर हवेली को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा पुर्तगालियों से प्राप्त कर भारतीय संघ में शामिल किया गया, जबकि 1956 में चंद्रनगर, माहे, कराईकल, यनम एवं पुडुचेरी को फ्रांस से ले लिया गया। So that's it for today. Now we will meet in our next class. Till then, bye bye and take care, and please like, share and subscribe my channel.